हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं रोटेशनल मोशन के पीवाईक्यू क्वेश्चंस। बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज के अंदर स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस जो आपके नीट प्रिपरेशन या जेई की प्रिपरेशन को एक बहुत अच्छी फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देगा। तो आज जिस टॉपिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिस पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, वो है ए मास m मूव्स इन ए सर्कुलर ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद द वेलोसिटी v नॉट एट ए रेडियस r नॉट। देखिए इस डायग्राम में हमने एक वेलोसिटी v नॉट से एक पार्टिकल को रोटेट करते हुए दिखाया है, जो कि v नॉट वेलोसिटी से r नॉट रेडियस में मूव कर रहा है। द मास इज अटैच्ड टू द स्ट्रिंग विच पासेस थ्रू द स्मूथ होल इन द प्लेन एज शोन। यहां से एक होल पास किया गया जिसमें से एक स्ट्रिंग पास करी गई है। The tension in the string is increased gradually and finally m move in a circle of radius r by 2. The final value of kinetic energy is क्या होगा? देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक बॉडी जो है वो v नॉट वेलोसिटी से r नॉट सर्कल में रोटेट हो रही है। अब हमने क्या किया, इस स्ट्रिंग को यहां से पुल करना स्टार्ट किया और पुल करके इस रेडियस को हमने पहले से r by 2 कर दिया। जो हमारी रेडियस थी वो r नॉट बाई 2 कर दी। तो क्वेश्चन पूछना चाहता है कि अब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी। तो देखिए हमने ये जो टेंशन लगाई है ना, वो टेंशन हमारे इसके एक्सिस में से पास कर रही है। एक्सिस वो है जहां पे होल है। अगर हमारी टेंशन जो है एक्सिस में से पास कर रही है, टेंशन इज पासिंग थ्रू एक्सिस, the tension is passing through axis of rotation, therefore torque is zero। और अगर जब टॉर्क जीरो होता है तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एप्लीकेबल होता है, तो हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। और अगर कहीं पे भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो यू कैन से राइट एज m इंटू v इंटू आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो पहले पार्टिकल की बात करें तो m मास का है, v नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, r नॉट रेडियस में मूव कर रहा है। अब उसकी रेडियस को हमने हाफ कर दिया, r नॉट बाई 2 कर दिया, और मान लीजिए इसकी वेलोसिटी को हम कहते हैं अब v2 हो गई है। तो इससे कैलकुलेट करें तो v2 की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो आ रही है 2v नॉट। तो इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो डबल हो गई है अब हमारे पास। तो कहते हैं व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी नाउ। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल इज हाफ mv स्क्वायर। तो देखिए मास तो उसका जो है पहले वही अभी भी है, लेकिन वेलोसिटी हमारे पास अब 2v नॉट हो गई है। तो 2v नॉट का होल स्क्वायर करेंगे, सॉल्व करने से हमारा आंसर आएगा 2m v नॉट का होल स्क्वायर। A rod of weight W is supported by the two parallel knife edge A and B. Let's suppose करिए इसको हम A कह रहे हैं और इसको B कह रहे हैं। In a equilibrium in a horizontal position, the knife are at a distance D from each other. That has center of mass of the rod is at a distance x from A. The normal reaction on A is क्या होगा। अब देखिए हम ये कहते हैं कि यहाँ पे ना अगर कांटेक्ट बना हुआ है तो यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन आ रही होगी, जिसको हम ऐसे कह सकते हैं हियर द नॉर्मल रिएक्शन दैट इज कॉल्ड NA, जो हमें कैलकुलेट करनी है। हियर इज अ नॉर्मल रिएक्शन दैट इज कॉल्ड NB। तो ये नॉर्मल रिएक्शन एक तरफ से हमारे पास NA हो गई है, एक तरफ से नॉर्मल रिएक्शन NB हो गई है, और हमने कहा ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है। अगर ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो यहाँ पे हमारा जो टॉर्क होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। इक्विलिब्रियम स्टेट में हमारा जो टॉर्क होता है वो जीरो होता है। अगर टॉर्क जीरो होता है तो किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में टॉर्क जीरो होता है, चाहे वो A के रेस्पेक्ट में कहा जाए चाहे वो B के रेस्पेक्ट में कहा जाए। हमें NA कैलकुलेट करना है। एक काम करते हैं, हम टॉर्क अबाउट द B पॉइंट कैलकुलेट करते हैं और उसको जीरो कर देते हैं। बी पॉइंट का अबाउट इसलिए कैलकुलेट करते हैं कि अगर हम एक्सिस बी पॉइंट को बना लेंगे तो बी पॉइंट से निकलने वाली जो NB है इसका टॉर्क जीरो हो जाएगा, इसको हमें नहीं लिखना पड़ेगा। अब हम कहते हैं W यहां से बी पॉइंट से कितना दूर हो गया, तो हम कहते हैं ये दूर हो गया D माइनस एक्स से, क्योंकि दोनों नाइफ के बीच का डिस्टेंस हमें D दिया गया था, और A पॉइंट से सेंटर ऑफ मास जहां पे हमने वेट हैंग किया वो x दिया हुआ था। तो B पॉइंट से W का जो टॉर्क आएगा, वेट का टॉर्क आएगा, वो फोर्स इंटू डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू D माइनस एक्स। और दूसरा हमारे पास एक NA का टॉर्क आएगा जो कि हमारे पास B पॉइंट से D डिस्टेंस दूर है,
और ये दोनों टॉर्क इक्वल एंड अपोजिट होंगे तभी तो कैंसिल आउट होकर 0 हो सकता है। तो पूछा गया व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन एट ए, सो वी कैन राइट एज W into D minus X divided by D is the right answer, which comes in the option number 3. Three identical spherical shell, each of mass small m and radius r, are placed as shown in the figure. तो ये सारी जो शेल है इन सबकी रेडियस हमारे पास r है और इन सबका जो मास है वो हमारे पास m है। Consider an axis x x dash which is touching the two shells and passing through the diameter of the third shell. The moment of inertia of the system consisting of these three spherical shell about x x dash क्या होगा? तो इसको शेल नंबर 1, इसको शेल नंबर 2 और इसको शेल नंबर 3 मान लेते हैं। तो अगर हमें x x डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है तो हम कह सकते हैं फर्स्ट शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकंड शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और थर्ड शेल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले अगर हम थर्ड शेल की बात करें तो x एक्सिस जो है हमारे पास इसके डायमीटर बन रहा है क्योंकि इसके सेंटर से पास हो रहा है, और थर्ड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे तो शेल का होता है 2/3 mr²। तो 2/3 mr² इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द थर्ड शेल जो कि डायरेक्टली डायमीटर हो गया। अब हम फर्स्ट शेल और सेकंड शेल की बात करें तो जो हमारा x x डैश जो एक्सिस मार्क किया गया है वो x x डैश 1 और 2 दोनों के टेंजेंट की तरह पास हो रहा है, लेकिन इसके सेंटर से पास नहीं हो रहा। तो एक काम करते हैं, एक ऐसा एक्सिस बनाते हैं जो कि x x डैश के पैरेलल हो और सेंटर से पास हो। तो अगर इस तरह से बनाया जाए तो ये इसका डायमीटर हो गया और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर हम कहें r हो गया तो इसे हम पैरेलल एक्सिस से सॉल्व कर सकते हैं। पैरेलल एक्सिस कहता है कि पहले फर्स्ट शेल का डायमीटर के अबाउट लिखिए, तो ये आपके पास हुआ 2/3 mr² प्लस दोनों के बीच के डिस्टेंस r है तो प्लस md² हम करते हैं, md² मतलब mr² कर दिया। जैसा ये रिजल्ट 1 है वैसा ही हमारे पास 2 के लिए भी होगा, इसलिए हम 2 के लिए कैलकुलेट करने के बजाय 1 के रिजल्ट को 2 से मल्टीपल कर देते हैं। अभी हमारा आंसर हुआ 4/3 mr² प्लस 2 mr² प्लस 2/3 mr²। पूरा सॉल्व करें अगर हम तो 3 एलसीएम लेते हैं, यहां 4 आ गया, ये 6 हो गया, ये 2 हो गया हमारा mr²। 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 4 12 हो गया, 12/3 is equals to 4 mr²। The option number 3 is the right answer. An automobile move on a road with a speed of 54 km per hour. The radius of wheel is 0.45 meter and the moment of inertia of the wheel about an axis of rotation is 3 kg/m². If the vehicle is brought to rest in 15 seconds, the magnitude of average torque transmitted by its brake through the wheel is. देखिए क्वेश्चन आपको ये कहना चाह रहा है कि आपको टॉर्क पता करके बताना है, और अगर हमने इसको 54 किलोमीटर पर आवर से स्टॉप कर लिया है, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले स्पीड जो हमारे पास है 54 किलोमीटर पर आवर, इसको हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 54 को 5/18 से मल्टीपल किया तो ये हमारा 15 मीटर पर सेकेंड आ गया। अगर हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है तो टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए हम कई सारे तरीके हैं, चाहे हम इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व करें, कैसे भी सॉल्व करें आपकी इच्छा होती है। अगर आपने इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व करना है तो फिर हम ये अप्रोच करेंगे, ओमेगा विल बी इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। यहां से पहले अल्फा ढूंढेंगे, अल्फा ढूंढने के बाद उसको आई से मल्टीपल करेंगे जिससे टॉर्क आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है फाइनली स्टॉप हो गया, तो इसका ओमेगा तो इसका 0 हो गया होगा फाइनली। ओमेगा नॉट हमें नहीं दिया गया लेकिन इनिशियल स्पीड हमें दी गई है, उसको अगर हम रेडियस से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास ओमेगा बन जाएगा। ये स्टॉप कर रहा है इसलिए रिटार्डेशन की तरह काम करेगा और टाइम हमें दिया हुआ है, तो वी कैन जस्ट फाइंड आउट द अल्फा इज इक्वल्स टू v0/r इंटू टी। तो v0 की वैल्यू है 15, r रेडियस इज गिवन एज 0.45 मीटर एंड टाइम इज 15। 15 से 15 कट हो गया जिससे हमारे पास आंसर आया 1/0.45 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इज एंगुलर एक्सेलरेशन जो हमारे पास आया है। अब हमें टॉर्क ढूंढना है तो हमें आई दिया हुआ है, आई की वैल्यू 3 है और अल्फा की वैल्यू हमने लिखी है 0.45। डेसिमल को हटा लें तो ये 300 बन गया, 300/45
ठीक है, 15 से कट करते हैं, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 20/3 आ गया, 20/3 को डिवाइड कर तो वी गेट 6.66 kg into meter square per second square is your answer. Point mass M1 and M2 are placed at opposite end of a rigid rod of length L and negligible mass. The rod is said to be rotating about an axis perpendicular to it. The position of point P on the road through which an axis should pass so that the work required to set the rotating with angular velocity omega naught is minimum. देखिए, किसी भी रोड को रोटेट करने के लिए या रोटेट करने से स्टॉप करने के लिए हमें टॉर्क लगाना पड़ता है, और किसी भी बॉडी को अगर हमें रोटेट करना और सबसे कम मिनिमम वर्क डन करना है तो हमें उसका जो एक्सिस है वो उसके सेंटर ऑफ मास से पास करना चाहिए। और अगर हम कहें कि मिनिमम वर्क डन चाहिए, मिनिमम वेलोसिटी चाहिए, तो हमें मिनिमम वर्क डन करने के लिए हमें इसका एक्सिस जो है पी पॉइंट को सेंटर ऑफ मास से पास करना चाहिए। और सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला सिंपल हम जानते हैं, दैट इज इक्वल्स टू m2 इंटू आर। आर इज अ टोटल डिस्टेंस, या हम l कहें उसको, डिवाइड बाय m1 प्लस m2। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ center of mass from m1, this is m2l upon m1 plus m2। तो किसी भी बॉडी को रोटेट करने के लिए, रोटेट करने से स्टॉप करने के लिए, मिनिमम वर्क डन के लिए हमारा मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, क्योंकि मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा तो अपोजिंग प्रॉपर्टी मिनिमम होगी, और मिनिमम अपोजिंग प्रॉपर्टी होगी तो बॉडी को रोटेट करना इजी हो जाएगा। और सबसे मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है उसके सेंटर ऑफ मास से पास करने पर। A force F vector is equals to alpha I plus 3j plus 6k is acting at a point this one. The value of alpha for which the angular momentum about the origin is conserved. देखिए, एंगुलर मोमेंटम को L सिंबल से कहते हैं और L कहता है कंजर्व करना है। और अगर एंगुलर मोमेंटम तभी कंजर्व कर सकते हैं जब हमारा टॉर्क 0 होना चाहिए, और टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास होता है R क्रॉस F, और क्वेश्चन कहता है R क्रॉस F 0 होना चाहिए। तो R की वैल्यू ये हमारे पास है, F की वैल्यू ये हमारे पास है, और हमें टॉर्क 0 करना है। तो हम एक काम करते हैं, पहले मैट्रिक्स बनाते हैं, यहां लिखते हैं I, यहां लिखते हैं J और यहां लिखते हैं K। सबसे पहले R को फिल करें तो ये होगा 2 -6 एंड -12। F को फिल करें तो अल्फा 3 and 6, दैट शुड बी इक्वल टू 0। आई के लिए बात करें तो ये हमारा होगा 6 इंटू 6 इज 36, माइनस माइनस प्लस 36, ये वैसे 0 मिल रहा हमें। जे कैप की बात करें तो 2 इंटू 6 इज 12, और ये आपके पास आ गया प्लस 12 अल्फा। के लिए बात करें तो ये हमारे पास आ गया 2 इंटू 3 6, माइनस माइनस प्लस 6 अल्फा, दैट शुड बी 0। अब अगर इसे 0 करना है तो कोई भी एक पार्ट उठा लीजिए जिसको 0 किया जाए, तो इस पार्ट को हम उठा लेते हैं, 12 प्लस 12 अल्फा को लेते हैं और इसको 0 करना है। तो बाय सॉल्विंग वी गेट अल्फा इज इक्वल्स टू -1, which comes in the option number 2. From a disk of radius r and the mass capital M, a circular hole of diameter capital R whose rim passes through the center is cut. What is the moment of inertia of the remaining part of the disk about a perpendicular axis passing through the center? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार फिर से देखें। क्वेश्चन कहता है कि ये हमारे पास ना ऐसा एक डिस्क है, ठीक है। ये डिस्क है जिसका रेडियस हमारे पास r है और मास हमारे पास कैपिटल M है। इसके इस पॉइंट के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, लेकिन तब बताना है जब इसमें से हम इतना डिस्क इसमें से कट कर लेंगे तो रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो इस रिमेनिंग पोर्शन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बताने के लिए हम एक काम करते हैं, पहले कहते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें क्या आएगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास आएगा, अगर ये डिस्क है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए mr²/2, ठीक है। ये तो हो गया I1। अब उसके बाद हम कहते हैं कि ये जो पार्ट आपने अभी कट किया है, इस कटे हुए पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा ये पता करते हैं। तो ऐसे समझें, ये कटे हुए पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए इसको एक बार अलग लिखते हैं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता करना है और उसको कम करना है।
तो कटे हुए पार्ट के बात करें तो कटे हुए पार्ट का जो रेडियस होगा वो r/2 हुआ, क्योंकि इसका डायमीटर r है। दूसरा, इसका मास कैपिटल M तो नहीं होगा, तो इसके मास को हम स्मॉल m कहते हैं। तो हम कहते हैं मास ऑफ कट डिस्क पता करते हैं अपने। तो डिस्क होने की वजह से इसका जो मास होगा वो उसके एरिया के प्रोपोर्शनल होगा, और एरिया इसकी रेडियस की पावर 2 के प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका मतलब मास विल बी प्रोपोर्शनल टू रेडियस की पावर 2। ठीक है, अब देखिए रेडियस हमारे पास r/2 हो गई है। अगर हमारे पास रेडियस r/2 हो गई है तो इसको अगर हम r/2 की टर्म में लिखें तो रेडियस बाय 2 हो गया, और पहले वाला मास हमारा कैपिटल M था, वो तब था जब हमारे पास रेडियस r थी। ठीक है, बड़े वाला मास हमारा तब था जब रेडियस r थी, छोटे वाला मास तब है जब रेडियस r/2 है। दोनों को जब डिवाइड करके सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है m इज इक्वल्स टू m/4। ठीक है, दोनों को क्या किया हमने, डिवाइड किया। डिवाइड करके हमने लिख दिया स्मॉल m इज इक्वल्स टू कैपिटल M/4। तो इसका मतलब स्मॉल m की वैल्यू होगी कैपिटल M/4, है ना। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। अब देखिए हमें कहा गया इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। अगर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है तो ये तो यहां पड़ा था, और अगर ये यहां पड़ा था तो ये जो एक्सिस है वो इसका एक तरह से टेंजेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट करना है। तो इस पॉइंट के अबाउट करने के लिए हमें लगानी पड़ेगी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कट पार्ट अगर हम लिखें I2 तो हमें लिखना पड़ेगा पहले ICM, फिर लिखना पड़ेगा md²। ठीक है, अब आता है ICM क्या होगा, तो ICM होगा mr²/2, और d की वैल्यू भी r है तो ये हो गया mr²। ठीक है, सॉल्व करें तो ये बन गया 3/2 स्मॉल mr²। अब स्मॉल m का मतलब क्या है, स्मॉल m का मतलब है हमारे पास कैपिटल M/4, और स्मॉल r का मतलब क्या है, r/2। ये स्मॉल r का मतलब है। सॉल्व करते हैं इसको, 2 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 32, 3/32 mr² हमारे पास कट पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया। अब कहते हैं व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग डिस्क, जो हमारे पास एक्चुअल पूछा गया है वो आंसर क्या होगा। तो हम कहते हैं पहले I1 था उसमें से I2 हमने कम कर देना है। तो I1 कितना है, mr²/2, I2 कितना है 3/32 mr²। दोनों को माइनस करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक LCM एज 32। यहाँ पे 16 आ गया, यहाँ पे 3 माइनस किया तो आंसर आ रहा है हमारा 13/32 mr²। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग डिस्क विच कम इन द ऑप्शन नंबर 2। A uniform circular disc of radius 50 centimeter at rest is free to turn about an axis which is perpendicular to its plane and passes through its center. It is subjected to a torque which produces a constant angulation 2 radian per second square. Its net acceleration in meter per second square at the end of 2 seconds क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक डिस्क है और डिस्क के ऊपर हमने अल्फा इज इक्वल्स टू 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर लगाया है। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे हमारा नेट एक्सेलरेशन क्या होगा। अगर किसी के पास अल्फा होता है तो ये धीरे 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 अपना ओमेगा बढ़ाता जाता है, और धीरे धीरे जब इसका ओमेगा बढ़ता जाता है तो जब भी एक्सेलरेशन हमें लिखना है तो एक्सेलरेशन हमें नेट एक्सेलरेशन लिखना होगा, जो कि हमारे टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के रिजल्टेंट के बराबर होगा। तो यू विल जस्ट राइट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन स्क्वायर का अंडर रूट विल बी नेट एक्सेलरेशन। अब आता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है अल्फा इंटू आर। तो अल्फा की वैल्यू हमारी 2 है और रेडियस हमें दी गई है 50 सेंटीमीटर, जिसको हाफ मीटर लिख के हम 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बारी, जिसको हम ओमेगा स्क्वायर आर लिखते हैं। ओमेगा मतलब होता है अल्फा इंटू टी, ओमेगा मतलब अल्फा इंटू टी का होल स्क्वायर इंटू आर। अल्फा हमारे पास 2 है, टाइम हमारे पास 2 सेकेंड है का स्क्वायर, और आर हमारे पास हाफ है। आर की वैल्यू क्वेश्चन कहता है 50 सेंटीमीटर, तो यहां से हमारे पास आया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कहें व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन, सो वी कैन जस्ट राइट नेट एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू 1 स्क्वायर
प्लस 8 स्क्वायर का अंडर रूट, वी आर गेटिंग दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 65, लेकिन क्वेश्चन ने कहा अप्रोक्सीमेटली बताया, तो यू विल गेट 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द राइट आंसर. A disk and a sphere of same radius but different masses roll off two inclined plane of the same altitude and the length. Which one of the two objects get the bottom of the plane first? देखिए, अगर किसी भी प्लेन से किसी भी एक ऑब्जेक्ट को रोल डाउन करते हैं तो उसको नीचे आने का जो टाइम कैलकुलेट होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा 2h/g का अंडर रूट, ब्रैकेट में ये अंडर रूट यहां तक लिखना है 1 + k² r². अब क्वेश्चन ने कहा है कि दोनों का रेडियस सेम है, दोनों के डिफरेंट मासेस ऐसा कुछ दिया गया है और दोनों का हाइट सेम है, तो किसका टाइम ज्यादा होगा? तो हम कहते हैं t जो है वो डिपेंड कर रहा है h पे, जो दोनों के लिए सेम है, थीटा एंगल दोनों के लिए सेम है, k² r². ठीक है, तो अगर किसी का k² r² ज्यादा हुआ तो उसके लिए टाइम भी ज्यादा होगा. अब बात करें डिस्क के लिए k² r² क्या होता है? k² r² का मतलब क्या होता है? पहली बात करें तो अगर किसी का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं तो उसके आगे जो नंबर लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं mr²/2 फॉर द डिस्क, तो k² r² फॉर डिस्क इज हाफ. और अगर हम स्फीयर की बात करें, ये डिस्क के लिए लिखा हमने, और अगर हम स्फीयर की बात करें तो स्फीयर के लिए k² r² की वैल्यू बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है 2/5 mr². तो यहां पे लिखेंगे हम 2/5. 1/2 का मतलब एक तरह से 0.5 है, 2/5 का मतलब 0.4 है. तो अगर ज्यादा k² r² अगर किसी का है तो वो है डिस्क का, और कम किसी का है तो स्फीयर का. तो टाइम टेकन बाय द डिस्क इज अ मोर देन टाइम टेकन बाय द स्फीयर. तो पूछा गया कौन पहले पहुंचेगा, तो आंसर है स्फीयर पहुंचेगा. तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर. Two rotating bodies A and B of mass m and 2m with the moment of inertia IA and IB is greater than IA, have equal kinetic energy of rotation. If LA and LB their angular momenta respectively, तो दोनों में से क्या होगा? देखो, अगर क्वेश्चन आपको काइनेटिक एनर्जी दे रहा है तो आपको फॉर्मूला लगाना चाहिए L²/2I, और दोनों की अगर काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, अगर दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है तो आपको ऐसा लिखना चाहिए कि L विल बी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ I. तो अगर क्वेश्चन कहता है IB इज ग्रेटर देन IA, सो यू कैन जस्ट राइट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ B दैट शुड बी मोर देन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ A. ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. A solid sphere of mass small m and radius capital R is rotating about its diameter. A solid cylinder of same mass and the same radius is also rotating about its geometrical axis with an angular speed twice that of the sphere. The ratio of their kinetic energy of rotation. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन कह रहा है एक सॉलिड स्फीयर जो है, a solid sphere of mass m and radius r is rotating about its diameter. A solid cylinder of the same mass and the same radius is also rotating about its geometrical axis with the angular speed twice that of the sphere. The ratio of their kinetic energy of rotation क्या होगा? देखिए, किसी भी काइनेटिक एनर्जी रोटेशन को लिखा जाता है तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ I ओमेगा स्क्वायर. तो अगर हमें लिखना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्फीयर एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिलेंडर, तो हमें लिखना चाहिए व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर रेशियो विद द सिलेंडर एज वेल एज ओमेगा ऑफ द स्फीयर ऑफ ओमेगा ऑफ सिलेंडर का होल स्क्वायर. ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर इज इक्वल्स टू 2/5 mr². Moment of inertia of the cylinder is equals to half mr². The angular speed, what the question saying? The radius is rotating about the geometrical axis with the angular speed twice that of the sphere. तो अगर इसका ओमेगा लिखा जाए तो इसका आंसर 2 ओमेगा है का होल स्क्वायर. सब कुछ कट डाउन करने के बाद हमें मिल रहा है 2/5 यहां पे डिवाइड बाय 1/2 यहां पे और 1/4 यहां पे. ठीक है, अब 2 into 2 करें 4 हो गया, 4 divided by 5 into 1/4, so we are getting 1/5.
The ratio is 1:5, which come in the option number 4. The light rod of L, a light rod of length L has two masses M1 and M2 attached to its end. ऐसे समझिए कि ये हमारे पास एक लाइट रोड है, इन दोनों पे हमने एक मासेस M1 को और एक M2 को अटैच किया. The moment of inertia of the system about an axis perpendicular to its road passing through its center of mass क्या होगा. कहीं पे इसका एक बार सेंटर ऑफ मास आप अज्यूम कर लीजिए और सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, मतलब ऐसे मान लो घुमाना है इसको. तो यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी डिस्टेंस r1 पे है और यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी डिस्टेंस r2 पे है. अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने से पहले r1 और r2 की वैल्यू लिखें, जो कि सेंटर ऑफ मास से एक फॉर्मूला बनेगा. r1 की वैल्यू को लिखने का तरीका है m2 इंटू r अपॉन m1 प्लस m2 और r2 लिखने का तरीका है m1 r अपॉन m1 प्लस m2. अब अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो हमारा आंसर होना चाहिए m1 इंटू r1 का स्क्वायर प्लस m2 इंटू r2 का स्क्वायर. m1 r1 की बात करें तो ये हमारे पास हो गया m2 इंटू r अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर और ये हमारे पास हो गया m2 इंटू r2 की वैल्यू है m1 इंटू r अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर. दोनों के अगर हम स्क्वायर को ओपन करें तो ये बनता है m1, ये बन गया m2 का होल स्क्वायर, ये बन गया r स्क्वायर. यहां पे आपके पास आ गया m1 प्लस m2 पूरे का होल स्क्वायर, यहां पे आपके पास आ गया m2 m1 स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर. कॉमन लिया जाए तो m1 दोनों में आ जाएगा, m2 भी दोनों में कॉमन आ जाएगा, r स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर कॉमन आ गया. यहां पे बचा हमारा m2 और यहां बचा हमारा m1. एक m2 और m1 को इस पावर से कट करते हैं और आंसर हमें दिखाई दे रहा है m1 m2 r स्क्वायर डिवाइड बाय m1 प्लस m2, which come in the option number 3, where r is taken as length of the road. तो m1 m2 l square is divided by m1 plus m2 is a right answer. तो option number 3 is a right answer. A rope is wound around a hollow cylinder. ऐसे समझें कि ये हमारे पास एक hollow cylinder है, इसका सेंटर हुआ, इसके अराउंड हमने एक रोप को ऐसे वाउंड किया हुआ है. Cylinder of mass 3 kg and radius is equals to 40 centimeter. What is the angular acceleration of the cylinder if rope is pulled by a force of 30 Newton? सिंपल क्वेश्चन है. देखिए यहां से ये जो डिस्टेंस रेडियस है वो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा, इससे टॉर्क मिलेगा. टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फोर्स इज 30 न्यूटन एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 40 सेंटीमीटर. 40 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया और ये हमारा 12 आ गया. ठीक है, 12 न्यूटन इंटू मीटर इज इक्वल्स टू टॉर्क हो गया. अब क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन. सो वी कैन राइट एज टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा. तो एक होलो सिलेंडर का अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें तो एम आर स्क्वायर होता है और सॉलिड सिलेंडर का एम आर स्क्वायर बाई 2. तो एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू टॉर्क. मास ऑफ द सिलेंडर इज 3 kg, द रेडियस इज 0.4, होल स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 12. मल्टीपल करें तो ये हो गया 3 इंटू 16 by 100 अल्फा इज इक्वल टू 12. ठीक है, तो अल्फा इज कमिंग एज 1200 डिवाइड बाय 48. तो आंसर इज कमिंग एज 25 रेडियन per second square is a right answer which come in the option number 2. Two discs of same moment of inertia rotating about their regular axis passing through the center and perpendicular to the plane of the disc with angular velocities omega 1 and omega 2. ऐसे समझें कि ये हमारे पास एक डिस्क है ऐसे और ऐसे ही एक और डिस्क भी है सेम. ये वाली डिस्क कुछ रोटेट हो रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1
एंड सेकेंड वाली डिस्क भी रोटेट हो रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2. They brought into contact face to face coinciding their axis of rotation. इन दोनों के axis of rotation एक दूसरे के coinciding है, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया गया. जब दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया था तो अब ये समझेंगे डिस्क जो है वो दोनों मिल के अब इस तरह से एक ही डिस्क की तरह फॉर्म हो चुकी हैं और दोनों किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करेंगी. तो पूछा गया फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. हम जैसे कोलिजन पढ़ते हैं कि दो बॉडीज आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड होने के बाद अगर ज्वाइन हो जाए तो उसे परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं. और परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर हमें काइनेटिक एनर्जी लॉस का फॉर्मूला पढ़ते हैं और वो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर. अब अगर हम बात कर रहे हैं कि यहां पे रोटेशन है तो रोटेशन के लिए जो काइनेटिक एनर्जी लॉस का फॉर्मूला होना चाहिए वो मास को मोमेंट ऑफ इनर्शिया से बदल देता है. तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होने की वजह से आई का मल्टीपल आई से हुआ और दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई प्लस आई किया. ये ओमेगा 1 और ओमेगा 2 से रोटेट हो रहे हैं और दोनों मिलके अगर रोटेट करेंगे तो ई की वैल्यू 0 हो गई. तो हमारा आंसर आया हाफ भी ये हुआ हाफ, ये हो गया आई स्क्वायर बाय 2i ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर इंटू 1. तो सॉल्व करने से हमारा आंसर होता है आई बाय 4 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर विच कम इन द ऑप्शन नंबर. कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है तो कोई गड़बड़ हुई है. तो कहीं ना कहीं टाइमिंग टू डिस्क ऑफ द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेटिंग बॉडी रोटेटिंग फेस इनको ठीक है. तो ये हमारा 1/4 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर फर्स्ट ऑप्शन आएगा जहां पे कुछ मिस प्रिंटिंग है टाइपिंग के अंदर. तो ये हमारा आंसर हुआ. Which of the following statement are correct? Center of mass of a body always coincide with the center of gravity of a body. Center of mass of a body is a point at which the total gravitational torque on the body is 0. A couple on the body produces both translational and rotational motion in a body. Mechanical advantage greater than 1 means that a small effort can be used to lift a large board. ठीक है, अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं. सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी ऑलवेज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी. ये बात ठीक है. अगर हमारे पास कोई बॉडी स्मॉल है तो उसके लिए ठीक है ये बात. Center of mass of a body is a point at which the total gravitational torque of a body is 0. Total gravitational torque वहां पे 0 नहीं होता और total mass moment 0 होता है. A couple of a body produce both a translational rotational body. ये बात गलत है. एक couple जो होता है वो सिर्फ translational motion डेवलप नहीं कर पाता क्योंकि नेट फोर्स 0 हो जाता है, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल इफेक्ट डेवलप कर पाता है. तो सी ऑप्शन रॉन्ग हो गया हमारे पास. और अगर लास्ट बात करें तो मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1. मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 का मतलब हमारे पास होता है कि अगर हम कम एफर्ट लगाएं तो उससे हमें ज्यादा रिजल्ट आ सकता है. तो हम चेक करें कौन कौन से आंसर ठीक हो रहे हैं. तो सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी ऑलवेज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी. तो इसमें एक वर्ड ऑलवेज होने की वजह से गलत हो गया क्योंकि हमने कहा स्मॉल बॉडी के लिए कोइंसाइड होता है बट लार्ज बॉडी के लिए कोइंसाइड नहीं होता है. Center of mass of a body is a point at which total gravitational torque is 0. Gravitational torque तो 0 नहीं होता लेकिन mass moment 0 होता है. उस mass moment में net torque 0 कह सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते बट कह सकते हैं. तो और कोई ज्यादा ऑप्शन मुझे करेक्ट नहीं लग रहे तो मैं बी और डी ऑप्शन को यहां पे करेक्ट कहता हूं. 3 objects, solid sphere, thin circular disc, a circular ring, each have the same mass and radius r. They all spin with the same angular speed omega about their own symmetrical axis. The amount of work required to bring them to rest would satisfy the relation. देखिए, अगर किसी बॉडी को हमें रोकना है या किसी बॉडी को हमें चलाना है तो उसके लिए हमारे पास बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत मैटर करता है. ठीक है, तो अभी कहा गया है द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देम टू रेस्ट वुड सेटिस्फाई द रिलेशन. तो किसमें हमें अमाउंट ऑफ वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा. जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसका हमारा वर्क डन भी ज्यादा होगा.
ठीक है। अगर हम एक सॉलिड स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिखें तो ये हमारे पास है 2/5 mr², जो कि सबसे लिस्ट होता है बिकॉज इट विल गिव यू 0.4 mr²। अगर हम एक थिन सर्कुलर डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो ये होता है 1/2 mr², जो कि थोड़ा ज्यादा मिला 0.5 mr²। अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग की बात करें ये हो गया mr², जो कि सबसे ज्यादा मिला है, दैट इज इक्वल टू 1 into mr²। तो हम तीनों के सीक्वेंस चेक करें तो C का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, फिर B आपके पास आ गया, फिर आपके पास A आ गया, तो इस वजह से वर्क डन इन C इज अ मैक्सिमम, देन B एंड देन वर्क डन ऑफ A। तो अभी तक हमने काफी सारे क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड और रोटेशन मोशन से रिलेटेड कवर अप करे हैं। अगली वीडियो में अभी और अपकमिंग प्रीवियस PVIQ क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें, और अभी तक अगर आपने हमारा वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।